उन्होंने मेरे से जब कागज एग्रीमेंट नहीं बनवाया, उसने मेरे से रजिस्ट्री करवा लिया। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। चाबी लेने गई कि भाई साहब दे दो, मैं अपना मकान साफ सुफ करूं और मैं चली जाऊं। उन्होंने मुझे बोलने लगे तेरे बाप का मकान है, तू ज़्यादा होशियार बनती है, तुम बहुत ज़्यादा चालाक बनती है। जय हिंद, जय भारत। साथियों मैं आपको एक महिला से मिलाता हूं, पूनम नाम है इनका। और देखिए कैसे लॉकडाउन ने इनकी सिचुएशन करी है, और लगातार ऐसे ही सिचुएशन लगातार पूरे भारत देश के लोगों की कर दी गई है। और ये इनकी गलती से नहीं हुआ है, ये सरकार की गलत नीति से हुआ है। अब ये कैसे सरकार की गलत नीति से हुआ है मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जानते हैं कि इनके साथ हुआ क्या था। इनके पास अपने जीवन की जो पूंजी कमाई थी, वो पूंजी को कैसे इनको गंवाना पड़ गया, कौन कौन सी कंपनियां इनमें शामिल हुई, कैसे प्राइवेट फाइनेंसर लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, कैसे प्राइवेट फाइनेंसर लोगों के साथ गाली गलौज बदतमीजी करते हैं, कैसे वो लोगों के घर को, कैसे लोगों की गाड़ियों को, एसेट को, जो उनकी जो गाड़ी पूंजी होती है जो अपने जीवन में कमाते हैं, उस कमाई को कैसे वो लोग वसूली कर रहे हैं, जिसका जिम्मेदार कोई नहीं लेगा। ना प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेती है, ना ही सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। लेकिन लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, वो लॉकडाउन केंद्र सरकार की नीतियां रही। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का व्यापार धंधा चौपट हो गया। बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए, जिनका अच्छा खासा नौकरी था वो नौकरी से बेघर कर दिए गए, सड़क पर आना पड़ गया लोगों को। मैं चाहूँगा कि अपने बारे में बताइए। आपका नाम? पूनम देवी नाम है सर मेरा। बताइए क्या सर, मैं लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छी थी सर, बहुत बढ़िया था। मेरे पास 2 मकान थी, 2 गाड़ी थी, 2 बैटरी रिक्शा चलती थी, और कपड़े का बिजनेस था मेरा। अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा था। थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत पड़ गया तो मैंने एक फाइनेंसर से 7 लाख रुपया लिए थे। उन्होंने मुझे 3% पे बोला था कि पेपर रख करके आप 3% पे ले सकते हैं। मैं बोली ठीक है, मैं ले लूँगी। 3% महीना या 3% सालाना? 3% के महीना। 3% महीना 7 लाख रुपए जी उन्होंने बोला था। तो मैं बोली ठीक है, मैं ले लूँगी। वो लेने के बाद उन्होंने जब मेरे से पेपर ऊपर बनवा लिए तो कह रहा है 35,000 रुपया महीने का ब्याज है। मैं बोली मैं तो मर जाऊंगी, मैं कहाँ से दे पाऊंगी इतने पैसे? 35,000 तो मेरे लिए बहुत हो गया है। कह रहा नहीं देगा, तूने लिया क्यों? तुम्हारे ये था, उल्टी सुल्टी बोलने लगा। नहीं लिया तो देने के लिए तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं बोली मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी। फिर मैंने प्राइवेट फाइनेंस से रिक्शा गिरवी रख के 30,000 रुपया उनसे उठाए। फिर उनको रोज के पैसे मैं भरती गई। फिर भी वहाँ से मैं कुछ दिन भरी, कुछ दिन के बाद नहीं भर पाई। उन्होंने मेरा रिक्शा उठा लिया। फिर एक और रिक्शा था, उनसे भी मैंने लिया। उन्होंने भी मेरा ऐसे रिक्शा उठा लिया। एक स्कूटी था मेरा, तो 30,000 रुपया उसको पैसे देने के लिए सिर्फ ऐसे करते गए, उससे लिए। ऐसे करते मैं बहुत बड़ा मतलब मुश्किल में फंस गए, दलदल में फंस गए। फिर भी उन्होंने मेरे को धमकी ऐसे देने लगे तुम्हारा मकान ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं बोली भाई साहब थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं ज़रूर इधर उधर से करके दूंगा। क्या टाइम मिलेगा? चलो तुम मेरे साथ वो एग्रीमेंट करवाओ। एग्रीमेंट करा करके मैं तुझे, अब तुम किराए पे भटक रही हो, मैं तुम्हें एग्रीमेंट करा के और तुम्हें ये मकान तुम्हें दे दूंगा। तुम किराया भी मत देना और ब्याज भी मत देना, तुम उसमें रहने लगना। मैं बोली ठीक है, ये तो बहुत अच्छा मेरे लिए है। तो मैंने अपने हस्बैंड से किसी से नहीं बताई, मैंने चुपचाप इनके पास चली गई तो इन्होंने कागज उगज बनवा लिए। बोले कि पूनम तुम चाबी पकड़ लो। मैं बोली भाई साहब आज रात को मैं चाबी क्या करूं कि कल मुझे चाबी देना। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। मैं कल होकर के चाबी लेने गई कि भाई साहब दे दो, मैं अपना मकान साफ सुफ करूं और मैं चली जाऊं। उन्होंने मुझे बोलने लगे तेरे बाप का मकान है, तू ज़्यादा होशियार बनती है, तुम बहुत ज़्यादा चालाक बनती है, सियानी बन रही हो। मैंने चुप हो गई, डर से मैं चुप हो गई। मैंने एकदम सादमे में पड़ गई कि मैं मैंने क्या किया। सो मेरे साथ ऐसे हो रहा है। ऐसे करते करते अब उधर से वो कर्जे वाले दौड़ने लगे, उधर से वो कर्जे वाले, सब कुछ गाड़ी देने के बाद भी, रिक्शा उठाने के बाद भी आज भी वो लोग मेरे को परेशान कर ही रहा है कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा। घर का क्या हुआ आपका? और घर उसने ले लिया है, किराए पे चढ़ा रखा है घर।